जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। मैं जो खबरें आ रही हैं और बड़ी कंफर्म खबरें आ रही हैं कि जिसके हवाले से बड़े अरसे से ये मार्केट में स्पेकुलेशंस हो रही थी, जिस पर डिबेट्स हो रही थी, सवालात उठाए जा रहा थे, इंतज़ार किया जा रहा था, वो ये था कि मौजूदा जो इस वक्त DGIS आई हैं कि इनको ये एक्सटेंशन ये मिलेगी नहीं मिलेगी या इनकी जगह कोई नया आएगा, और अगर आएगा तो ये आके कौन अपॉइंट करेगा, क्या शहबाज शरीफ साहब अपॉइंट करके जाएंगे या जो नए निगरान वज़ीर आज़म जो हैं जो तो वो आएंगे नया, वो DGIS जो है ना वो आके उनको अपॉइंट करेंगे। सो इस पर बड़ी अच्छी खासी डिबेट चल रही थी, बहुत सारे सोर्सेज लोग इस पर ख़बरें भी चला रहे थे। मैं बहुत पहले से मार्केट में आ रहा, और आपको पता है जब जब पाकिस्तान में दो ओहदे बड़े होते हैं, एक आर्मी चीफ़ हैं और एक इस पर DGIS हैं, जब इनके हवाले से अपॉइंटमेंट होने लगे तो उस वक्त स्पेकुलेशंस भी होती हैं, लॉबिंग भी होती हैं, मीडिया में भी ख़बरें चलना शुरू कर देते हैं, और फिर इस पर इवन इवन वज़ीर आज़म हाउस जो है वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ जो है ना बढ़ जाती हैं। स्पेशली अगर ये उसमें नवाज शरीफ साहब का दौर हो तो उनके दौर में ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा उनको सीरियसली लिया जाता है। और ये अलग बात है कि जितना वो सीरियस लेते रहें कभी उनका रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के निकले नहीं है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। गिलानी साहब रहे या वज़ीर आज़म रहे, अगर जनाब मुशर्रफ के बाद उस वक्त मुशर्रफ साहब खुद ही उनको चीफ लगा कर गए थे, अगर आपको याद हो। जनाब कियानी साहब को पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी 2008 में, लेकिन उन्हें भी मौका मिला, एक दफ़ा मिला, लेकिन गिलानी साहब ने उनको उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी इनको जनक कियानी साहब को। सो वो जो पीपल्स पार्टी का दौर था वो ये चक्कर में पड़े नहीं है कि अपना अपना चीफ होना चाहिए, अपना बंदा होना चाहिए। सो जो अपना वाला कंसेप्ट है ना, अपना जज, अपना सहाफ़ी, अपना कालम निगार, अपना एंकर, अपना फ़ौजी, अपना चीफ, अपना फलाना, ये ज़्यादा माइंड सेट जो है ना ये इनका शरीफ फैमिली का है, या नवाज शरीफ साहब का टू बी स्पेसिफिक अगर कह लें। उनको बड़ी फिक्र होती है कि बंदा जो है ना वो अपना होना चाहिए, और अपना बंदा हर दफ़ा लाते हैं और अपने ही बंदे के हाथों जो है ना आगे पीछे भी हो जाते हैं, और फिर ट्रायल भी हो जाते हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं। वो सारा कुछ जो है ना आप उनको जानते हैं कि अपना बंदा फिर क्या करते होते। जैसे जनाब मुशर्रफ को लाए थे अपना बंदा समझ के, फिर बाद में जनाब बाजवा साहब को लाए थे, दोनों दफ़ा हमने देखा कि क्या उसके ये नतायज निकले थे। ये अलग बात है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन दिलवाई, वजह वही थी कि वो अपने वो केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने थे, या आज़ादी लेनी थी, या लंदन जाना था, या उस वक्त जो PM नवाज़ के लोग उस वक्त अंडर फायर थे उनको उन्होंने बचाना था। जो बचाया उन्होंने, फिर वो हमने देखा कि डील जो थी वो सामने आई कि बाजवा साहब को 3 साल मिल गए और नवाज शरीफ साहब को रिहाई मिल गई। अगरचे मैं समझता हूँ जो बाद में बाजवा साहब के साथ जिस तरह की चीज़ें हुई और जितना उनका इमेज टार्निश हुआ, और जिससे हमारी हमारी आर्मी को भी बहुत सारा मेरा ख्याल सेटबैक हुआ, तो शायद वो आज सोचते होंगे जनाब बाजवा साहब के मैं ना ही लेता, रिटायर तो हो ही जाना था। अब भी रिटायर हुए उन्हें तकरीबन वो कितना अर्सा हो गया, 10 महीने होने वाले हैं, तो अब भी तो रिटायर आप हो गए, उस वक्त ही हो जाते। 3 साल आर्मी चीफ का नाम तो आपका आ गया, अब उसके बाद यू आर इन द लीग ऑफ द आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अब आप 6 साल रहें, या मुशर्रफ साहब की तरह वहाँ पे 8 साल रहें, ज़िया साहब की तरह 10 साल रहें, या यूब खान की तरह 10-11 साल है, क्या फ़र्क पड़ता है? वंस यू आर चीफ, अब सारी में लिखा जाएगा कि यू आर चीफ। ये बहुत कम लोग इस डेलिकेट चीज़ को समझते होते हैं कि जनाब कि एक दफ़ा हम वज़ीर आज़म बन गए हैं, एक दफ़ा हम आर्मी चीफ बन गए हैं या DG बन गए हैं, अब हमारा नाम उसी ही लीग में रहेगा, चाहे आप 10 दफ़ा एक्सटेंशन ले लें या 6 दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएँ। इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि नेचर बात थोड़ी सी उस साइड पर, नेचर बाज़ आपको एग्जिट स्ट्रेटजी दे रही होती है कि आप अपने प्रोफेशनल इस तरीके से आपने चीज़ें की हैं, यू सर्व द मिलिट्री, पाकिस्तान हुकूमत अवाम सबको की है, नो इट्स टाइम टू क्विट। बहुत कम लोग इस ऑप्शन को लेते हैं, जैसे जनरल वहीद काकड़ साहब ने ले लिया था। बड़ा दबाव था, बड़ा ज़ोर था उस वक्त के, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ नई नई ये बगावत को उन्होंने कुचला था, जो उस वक्त मेरा ख्याल है खिलाफत प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे कुछ आर्मी के, उसमें एक तो मेजर जनरल थे या ब्रिगेडियर थे, इस ये लेवल के अफसरान थे। तो काकड़ साहब को बेनज़ीर भुट्टो साहब उनको कंटिन्यू कराना चाहती थी, इवन अमेरिकन वर वेरी इंटरेस्टेड, रिफ्यूज़ किया। आज भी मेरा ख्याल काकड़ साहब की इज्जत जो है बड़ी उनका एहतराम किया जाता है। दूसरी तरफ देखें, मतलब होते हैं ना, मतलब जनरल ज़िया साहब ने एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं ली थी, और जो कुछ हुआ वो हमारे सामने था। फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने एग्जिट ऑप्शन नहीं लिया, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत हर्ट किया अपने आप को, और आर्मी भी बहुत सारी उससे हर्ट हुई है। इसी तरह देखें वहाँ पे इंडिया में हुआ, जो उनके आर्मी चीफ थे वो भी उसमें रिटायर हो गए थे, वो उनके पास भी एग्जिट स्ट्रेटजी नेचर ने दी थी कि अब आप घर जाएँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्टैंड करवाया। फिर मेरा कोई डिवीजन बनाया था उन्होंने कोई, और जिसको बाद में उनका हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, उनके BP साहब थे, आई एम सॉरी मैं
आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो बड़ी मखसूस अंदाज में हैट पहनते थे, मैं नाम आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, बड़ी ट्रेजिक हालात में उन बेचारों की वहाँ पे उसमें हेलीकॉप्टर में हुई थी। सो नेचर आपको रास्ता जहाँ दे रही हो, तो मैं तो बिलीव करता हूँ टू बी फेयर कि जहाँ पे आपका हो रहा है ना, चीज़ें फोर्स मत करें, डोंट फोर्स द थिंग्स के एग्जीक्यूट। ठीक है, कोशिश कर लें अगर आपका ख्याल है, लेकिन उनको फोर्स करने की उसमें नहीं है। इसीलिए मैं बाज़ लोगों को जब देखता हूँ ना कि वो कैसे कैसे चीज़ें फोर्स कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, मैनूवर कर रहे होते हैं, तो शायद नेचर कहीं ना बैठी ना हंस रही होती है कि चलें मैं आप अगर इसको प्लान कर रहे हैं तो लेट्स सी। मतलब वही बात मैं कहता हूँ, मतलब इनके लिए आप पॉलिटिशियंस के लिए भी ये चीज़ आ सकती है, हमारे फौजी जनरलों के लिए भी ये बात आ सकती है, पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल हो सकती है। सो बहरहाल एनीवे, हर बंदे का अपना, जैसे इमरान खान साहब के हवाले से मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप थोड़े से एक दफ़ा आप ये बन गए थे ना, वज़ीर आज़म बन गए थे, तो वेट कर लें थोड़ा सा, क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी सारी आपने चीज़ें अपने लिए मुश्किल कर दी कि वहाँ हुकूमतें तोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ी, अब वहाँ से निकले, उससे पार्लियामेंट से निकले, आपने वहाँ पे पूरी की पूरी अपनी अपनी पार्टी टीम सबको तबाह करवा लिया, खुद जेल जा बैठे। किस वजह से? कि मैंने अपनी मर्जी का चीफ लगवाना है, जनरल फैज़ को लगवाना है। ये आपके सामने है ना, वहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई ना। और मैं तो कहता हूँ कि शुक्र करें कि ये खान साहब जो है ना अभी तो जेल में गए हैं। अगर ये जनरल इनके साथ फैज़ हमीद साहब होते तो शायद कोई नतायज और बुरे निकलने थे। ये तो तारीख भी है हमारी। सो को लक ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन एक बंदे को लगवाने के लिए किस हद तक गए हैं देख लें। सब चीज़ें उन्होंने मलिया मेट की, और अपने तल्लुकात जो उनके उस वक्त भी ख़राब हुए थे उनसे, जनरल बाजवा साहब ने कंपनी से, और मौजूदा भी ये जो हमारी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी ये मेन फैक्टर अगर मुझसे पूछे ना, अगर आपको एक नाम लेना हो जिसकी वजह से खान साहब जो हैं उनके तल्लुकात ख़राब हुए, वो मेरा ख्याल है ये जनरल फैज़ साहब का है। और जो खान साहब ज़रा बाद में तो कहते थे नहीं जी मैंने उनको नहीं लगाना था, अगरचे अच्छा उनके भी कंट्राडिक्टरी उनके स्टेटमेंट हो। कभी कहते जी मुझे पता चल गया था कि मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही है, मुझे 2021 में पता चल गया था, जुलाई अगस्त में, इसलिए मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा था जनरल फैज़ को कि मेरी हुकूमत को बचाएंगे। और कभी कहते हैं नहीं जी हुकूमत जो है अमेरिकन ने गिराई है, साजिश हुई है। सो एक बंदे पे इतना डिपेंड उन्होंने किया कि पूरी फौज को खिलाफ कर बैठे। अगर मुझसे पूछें उन्हें, क्योंकि उस पर आर्मी के अंदर जब ये उसको उनको DGISI के तौर पर जनरल फैज़ को वो कर रहे थे, ये प्रमोट कर रहे थे एज ए न्यू चीफ, बच्चे बच्चे को पता था, तो उस वक्त 13 के करीब उनसे सीनियर जनरल बैठे थे जनरल फैज़ से, कोर कमांडर्स भी थे, दीगर उहदों पे थे। उन्होंने तो फील किया कि भाई साहब क्योंकि जनरल इज़ वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एज DGISI के तौर पर, लिहाजा वो उनके जो भी उनके काम हैं वो उनका करते हैं, उनको पॉलिटिकली तौर पर चीज़ें मैनेज करके देते हैं, मुखालफों को मैनेज कर देते हैं, मीडिया को मैनेज कर देते हैं, ये एंकर वगैरह सबको मैनेज कर देते हैं। सो ही हैज़ एन एज ओवर अस। हम तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये सर्विसेज सहूलतें नहीं दे रहे, लिहाजा उनको वो फेवरेट लगता है। सो दैट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट उनकी हुई थी। और फिर उन्होंने उनको नए चीफ का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि पीछे से वही था कि फैज़ साहब अगर आर्मी चीफ नहीं हो तो मैं तो शायद दोबारा आ नहीं सकूंगा, फिर उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए, फिर आपको धरने, मतलब लॉट ऑफ इशूज़ उस फोर्स करने के लिए कि मैंने उनको लेकर, जिसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ की रुकावटें डालने की कोशिश की। जो मेरा ख्याल है उन्हें उस वक्त थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए था कि जनाब को नई मैनेजमेंट आ रही है, नए लोग आ रहे हैं फ़ौज में, तो मेरे तल्लुकात इस लेवल तक ख़राब नहीं होने चाहिए। इसी तरह DGISI के साथ जो मौजूदा हैं, इनके साथ उनके तल्लुकात ख़राब हुए, स्टेटमेंट शुरू हो गए और बयानबाजी शुरू हो गई, ट्रेंड शुरू हो गए, और फिर इस पर गाली गलोच शुरू हो गई, वो सारी हमने पढ़ी है। सो ये जो स्ट्रेटजी थी ना कि बुली करना है हमने, मतलब चीफ को भी करना है और इसके बाकी भी हमने सर्विसेज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनको करना है, उनको डराना है, डेडलाइन देनी है, टाइम देना है, कितने टाइम में आपने इलेक्शन ना करवाया तो हम आपको देख रहे हैं। मतलब उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा था हम 3 महीने इंतजार कर रहे हैं नए चीफ के हवाले से, तो फिर हम देखेंगे। अब नया चीफ कैसे जाके वज़ीर आज़म को कहता, शहबाज शरीफ साहब को, आसम मुनीर साहब कहते हैं कि एक्सीलेंसी आप इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन करें क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे डेडलाइन दी हुई है। सेम गोज़ फॉर द DGISI। आपने उन दोनों को जो बड़े मतलब इस मुल्क में वो लाइक इट और बहुत सारे लोग इस जमहूरियत पे मतलब लेसन देना शुरू कर देंगे, मुझे ज़रूर लेसन दें, मुझे भाषण दें, आई एम रेडी टू लिसन। लेकिन आप भी तो उन्हीं से मिलना चाह रहे थे ना, आप भी तो उन्हीं के साथ मिल के इस मुल्क के रूल करना चाह रहे थे कि मेरे साथ खड़े हो जाएँ तो फिर ठीक है, अगर किसी मेरे मुखालिफ के साथ खड़े होंगे तो फिर ख़राब हैं। ये थी ना आपकी। आप तो अभी भी कह रहे थे कि जनाब मुनीर को मैं फ़ोन करता हूँ, मेरा जवाब नहीं देते। जब आपने उनको बुलाया था, उनको आरिफ अलवी साहब को, कि वो करें ये उसके समरी से 10 का से पहले मुझसे कंसल्ट करें, तो ये मतलब इंडिकेशन था कि आपने कहा था कि अब गेम हमारे हाथ में, हम देखेंगे कि समरी आपने करनी है नहीं, आपने नहीं करनी। आपने तो उनको मुबारकबाद का मैसेज नहीं दिया था जनाब मुनीर को। अब ये चीज़ें हो सकती छोटी लगती हैं, लेकिन ये काउंट करके इंसानी रवैये होते हैं ना कि कोई बंदा आपको, मतलब मैं अगर आपको नहीं पसंद करता, आप में से जो लोग को देख, सपोज 3-4 लोगों को, तो आप मुझे कैसे पसंद करेंगे? मुमकिन ही नहीं है।
ये हमेशा म्यूचुअल होता है, इसको इसको रेसिप्रोकेट कहते होते हैं कि अगर मैं अच्छी फीलिंग रखूंगा तो आप भी रखेंगे। सो आपने जब उनको ब्रैकेट कर दिया पूरी एस्टेब्लिशमेंट को, तो आपने बेसिकली नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब उन लोगों का रास्ता साफ किया। आपने उनको घर बैठे बिठाए, ये जो पावर गई है ना सारी की सारी, खान साहब किसी दिन अगर जेल में अगर वो इन बातों पर सोचें तो वो अपने आप को ब्लेम करेंगे कि मैंने बेसिकली वो किया था, इनकी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनवाया है, ये बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा इमरान खान साहब ने बनवाया है, कि आपने इस तरीके से अपनी अलाइनमेंट की है कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बच गया था। अल्टीमेटली दे हैव टू स्टैंड। अभी भी वही हुआ है कि आपने जिन जिन लोगों को टारगेट किया है, मतलब DGISI पे जिस तरीके की मच्छी वो हो रही थी, उनको टारगेट किया गया, तो वो तो उनको आसान लगा है उनको कि ठीक है जनाब, कि वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन भी फिर हमारा दोस्त होता है। आप तो आपसे बेहतर चीज़ कौन जानता था? जो डेस्परेशन दिखाई है खान साहब ने, उसका नतीजा ये निकलना, सो उनकी एक्सटेंशन होना, इट वाज ऑन द कार्ड्स। मतलब इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है कि मौजूदा ये चीफ जो है उनकी जो एक्सटेंशन उसकी उसकी DGISI की एक्सटेंशन हुई है। और मुझे जो पता चला है कि इन्होंने मौजूदा ये प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त निगरान है अनवर अल काकड़ साहब, इन्होंने की है। पहले समझा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि शायद पिछले शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जाते हुए ना वो करके गए हैं, उन्होंने की। ऐसे नहीं है, वो अभी की आ रही कोई एक्सटेंशन आपने अब की दी है। जो खबरें आ रही थी, जो मुझे भी किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये बात की कि हाँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने दी है। सो डेफिनेटली ये खबर जो है ये इमरान खान साहब के लिए, उनके हामियों के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अब आप लाइन्स आपने ड्रा कर दी थी। मतलब कतलाना हमले के आपने इल्ज़ामात लगाए उन पर, आपने उनको अच्छी खासी बैशिंग की, ट्विटर के हम देखते रहे सारी चीज़ें। उस वक्त कोई PTA के दोस्तों को मैं कहता था कि इन चीज़ों से आप अपने अपने सियासी मुखालफिन का काम आसान कर रहे हैं। फिर कहेंगे जनाब फ़ौज का क्या काम है सियासत में? भाई आप उनको कहते थे ना कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप तो कहते मैं शहबाज शरीफ से नहीं मिलना, जरदारी से नहीं मिलना, मैं आसिम मुनीर साहब से मिलना चाहता हूँ, या मैं DG से आप मतलब मिलना पसंद करेंगे। तो फिर आपको डट जाना चाहिए। आप एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए थे ना सर, फिर ना अब 6 दफ़ा बन जाए क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब ये नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा मतलब फायर भी हुए और जेलों में भी गए, 4थी दफ़ा फिर आ रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ तो 4थी दफ़ा 3 महीने बाद फिर देखेंगे नवाज शरीफ साहब वही होगा, इनका हाल होगा, नहीं बदलेंगे वो। आपको भी शौक है कि नहीं? आप आराम से थोड़ा सा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आके लेके चलते। कौन सी क़यामत आ गई थी? एक तरीके एतमाद आ गई थी, आ जाती हैं दुनिया भर में। वाजपेयी साहब के खिलाफ ही आ गई थी, और लंदन में भी एक दो तरीके एतमाद आ रहे थे, दुनिया भर में डेमोक्रेटिक तरीके से आती हैं। ठीक है, अब आप कहते फ़ौज करवा रही थी, तो आपको तो फ़ौज ने सारे ये आपको इकट्ठे करके दिए थे ना, उस MQM इकट्ठी कर दी, तो फिर आपको उन्होंने बाप पार्टी इकट्ठी कर दी, तो फलां जी इकट्ठी कर दी, तो ये पार्टी इकट्ठी, ये सारे इसी तरह चलते हैं। फिर आपको वो डील नहीं करना, आप कह देते कि आज के बाद में फ़ौज की मदद से नहीं होगा, मुझे जनाब से मुनीर साहब से नहीं मिला, मुझे DGISI साहब से नहीं मिला, मुझे किसी से नहीं मिला, मैं वोट के जरिए आने की कोशिश करूँगा। सो इसलिए जो आने वाले मेरा ख्याल इलेक्शंस हैं उसमें उन्होंने खान साहब ने जो एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, तो वो जो मरियम नवाज साहब ने कहा था कि जनाब हमें वो चाहिए, इसके तराजू के पलड़े बराबर चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था। क्या किया गया था नवाज शरीफ साहब? वो डिस्क्वालीफाई थे, जेल में थे, उनकी पार्टी के लोग, उस वक्त उनको कहा गया था कि टिकटें वापस करें। और उससे ज़्यादा मतलब 9 मई के वाक़यात ने साहब खान साहब को बहुत पीछे ले गए। सिर्फ खान साहब को पीछे नहीं ले गए, हमारे जैसे लोगों की स्पेस भी ख़त्म कराई है खान साहब ने। फिर आप कहें जी उनके क्या कसूर है? जिस तरह के बलवे किए गए, हंगामे किए गए, इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए, फ़ौज पे अटैक हुए, उसके बाद GHQ पे हुए, मतलब कोर कमांडर हाउस और बला बला चीज़ें, पूरे मुल्क में ये जुडिशरी की स्पेस ख़त्म हुई है, मीडिया की स्पेस ख़त्म हुई है, पार्लियामेंट की ख़त्म हुई है, सिविल सोसाइटी की हुई है, कि एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिल गया है कि जो भी अब तक आपने आज़ादी ली थी बात करने की, बोलने की, डिफाई करने की, आपके एक 9 मई के उसने वाक़या ने सब कुछ मलियामेट कर दिया, और आप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, मतलब मीडिया की मत साफ ज़ाहिर है, आपको आप पे सख्तियाँ हैं, पाबंदियाँ आती हैं, हर दौर में, खान साहब के दौर में कब नहीं आती थी। उस वक्त मैंने कहा हुआ है कि इवन ये ट्वीट होते थे, अगर कोई जर्नलिस्ट करते थे, उनको डिलीट करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से इसको ISI को फ़ोन जाता था, उसको जनरल फैज़ साहब के दौर में, या उनको ISPR को जाता था, वो फ़ोन करते थे सहाफ़ियों को कि जनाब ये फ़लाँ ट्वीट है तो खान साहब को पसंद नहीं आया, इनको डिलीट करिए। मेरे सामने 2-4 दफ़ा मैं क्या नाम लूँ, सहाफ़ियों को मेरे सामने फ़ोन आए थे जिन्होंने ये कहा कि फ़ोन आ रहे हैं, हमें कहा कि डिलीट करें। ये मेरे सामने की बातें हैं, आई एम विटनेस टू दैट। आप तो उस वक्त ट्वीट नहीं चलने देते थे, तो आप कौन सा मीडिया को आप उस वक्त आप फ्री हैंड हमें देकर बैठे हुए थे, या आपका ख्याल था कि मीडिया को हमने प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, जुडिशरी को करना है, या पार्लियामेंट को करना है? आप भी तो पार्लियामेंट नहीं जाते थे खान साहब। सो बेसिकली ये जो इस वक्त उनकी एक्सटेंशन हो रही है या हुई है, या जो कुछ इस वक्त ये सिस्टम इन प्लेस है, खान साहब को खुद किसी वक्त अपनी उन्हें अकाउंटेबिलिटी करने के, सेल्फ इवेल्युएशन करनी चाहिए, इसमें उनका अपना कितना कसूर है। मानेगा तो नहीं, सेल्फ डिनाइल मेरे में भी है, आप में भी है, खान साहब की तो माशाल्लाह ईगो बहुत बड़ी है सर। बहरहाल अभी मेरा ख्याल है इस खबर से
ये PTI और उनके हामी जो है ना वो खुश नहीं होंगे कि DGISI साहब को एक्सटेंशन दे देगी। एनीवे, गुड लक टू खान साहब एंड हिज पार्टी सर।